नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला की सीरीज डिस्ट्रिक्ट एक झलक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य की राजधानी पटना की। पटना, जिसे मूल रूप से पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, इसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। प्राचीन काल से ही अपने फर्टाइल लैंड और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की वजह से ये स्थान कई महत्वपूर्ण साम्राज्य जैसे मगध, मौर्य और गुप्त वंश का शासन केंद्र रहा है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के शासनकाल को भी इसने देखा है और इतिहास के पन्नों में कई विभिन्न नामों जैसे पतालीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पालीबोथरा, अजीमाबाद इत्यादि नामों से जाना गया है। एक तरफ जहां एंशंट ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इसे पालीबोथरा कहकर संबोधित किया है, वहीं 1703 में औरंगजेब के पोते यानी प्रिंस अजीमुशान ने पटना के गवर्नर के तौर पर इसे अजीमाबाद का नाम दिया। एक मान्यता ऐसी भी है कि इस स्थान पर स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी पटन देवी के मंदिर के नाम पर इसका नाम पटना रखा गया। अगर इसके अस्तित्व की खोज की बात करें तो इसका श्रेय हर्यंक किंग अजातशत्रु के पुत्र उदायन को जाता है, जिसने गंगा के किनारे बसे इस शहर की स्थापना की और इसका नाम पाटलिपुत्र रखा। अगर प्रेजेंट डे पटना की बात करें तो ये बिहार के मगध रीजन में आता है और ये पटना डिवीज़न का हिस्सा है। जनसंख्या की दृष्टि से ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है और इसके साथ बिहार के सबसे अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट में से एक है। पटना बिहार के 9 अन्य जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल शामिल हैं। गंगा के किनारे बसे इस शहर में सोन नदी पटना के मनेर में आकर गंगा से मिलती है। वहीं पुनपुन नदी का मिलन गंगा से पटना के पास फतुहा में होता है। इस स्थान पर मौर्य काल से जुड़े कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है, जो मौर्यन पीरियड के स्कल्पचरल आर्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। चुनार सैंडस्टोन से बनी इस मूर्ति को पटना म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावा इस स्थान पर एंशंट सिटी पाटलिपुत्रा के अवशेषों की भी खोज की गई है। पटना रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में मौर्यन पीरियड के इस आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को कुम्हरार साइट का नाम दिया गया है। साथ ही साथ 1912-15 के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डी.बी. स्पूनर के नेतृत्व में 80 पिलर्स वाले असेंबली हॉल की भी खोज की गई है, जिसका संबंध मौर्यन पीरियड से ही है। ऐसा माना गया है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसे सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्रा में आयोजित करवाया था और जिसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्सा ने की थी, इसका संबंध इसी असेंबली हॉल से है। इसके अलावा सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अगम कुआं, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, पटना में ही स्थित है। इसके पास ही शीतला माता का मंदिर भी स्थित है, जिसकी अपनी एक खास मान्यता है। 17वीं सेंचुरी के आते आते पटना इंटरनेशनल ट्रेड का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इसके इम्पोर्टेंस का जिक्र ब्रिटिश मर्चेंट पीटर मुंडी ने भी अपनी राइटिंग्स में किया है। 1620 में ब्रिटिशर्स के द्वारा पटना के आलमगंज में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1621 में इसके बंद हो जाने के बाद पुनः 1651 में इस फैक्ट्री को रिवाइव किया गया। अब इस बिल्डिंग में गुलजार बाग की प्रिंटिंग प्रेस को चलाया जाता है। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो आज पटना कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग के तौर पर मशहूर है। 1774 में डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पटना के नेपाली कोठी में एक फैक्ट्री बनवाई थी। पटना की पहचान कहे जाने वाले गोलघर का निर्माण 1786 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही करवाया गया था। 145 स्टेप्स स्पाइरल स्टेयरकेस वाले इस डोम शेप स्ट्रक्चर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। इसके आर्किटेक्ट जॉन गास्टिंग थे। 1713 में ब्रिटिशर्स ने एक चर्च का भी निर्माण कराया, जो कि बिहार के सबसे पुराने चर्च में से एक है। इसे हम पादरी की हवेली के नाम से जानते हैं। नवाब मीर कासिम के द्वारा इस चर्च पर हमला होने के पश्चात 1772 में इसका पुनः निर्माण वेनेशियन आर्किटेक्ट टेरेटो के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा पटना में एक बहुत ही पुराना मॉस्क है, जिसे हम पत्थर की मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण मुगल एम्परर जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने गंगा के किनारे करवाया था। पटना में स्थित मनेर शरीफ मिडीवल पीरियड में लर्निंग और नॉलेज का प्रिंसिपल साइट था। सूफी सेंटर होने की वजह से यहाँ 2 मुस्लिम टूम स्थित है। इनमें से एक मखदूम याहिया मनेरी की कब्र है, जिसे बड़ी दरगाह के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी कब्र मखदूम शाह दौलत की है, जिसे हम छोटी दरगाह के नाम से जानते हैं।
इसके साथ ही पटना में सिखों के 5 तख्तों में से एक तख्त श्री हरमंदिर भी स्थित है, जिसे हम पटना साहिब के नाम से जानते हैं। यह सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। इसकी नींव 18वीं सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह ने रखवाई थी। इसके अलावा गुरुद्वारा हांडी साहिब, गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग और गुरुद्वारा श्री कंगन घाट भी पटना में ही स्थित है। पटना के रेलवे स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर की अपनी एक खास मान्यता है। दर्शनाभिलाषियों की भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे मिलने वाले प्रसाद यानी नैवेद्यम लड्डू को फसाई का भोग सर्टिफिकेट प्राप्त है, यानी ये अपनी गुणवत्ता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। पटना में स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर अपने अफोर्डेबल केयर विद ह्यूमन टच के लिए प्रसिद्ध है। कम खर्च में यहाँ पर कैंसर पीड़ितों का इलाज कराना संभव है। दोस्तों, अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो पटना के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र किए बगैर इसकी कहानी अधूरी होगी। 1820 के शुरुआती दौर में रायबरेली के सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाए गए बहावी मूवमेंट का केंद्र पटना ही था। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के अनसंग हीरोज की फहरिस्त में पटना के सदीकपुर निवासी अहमदुल्लाह का भी नाम शामिल है। इनका संबंध बहावी रिवॉल्यूशन के लीडर्स विलायत अली और इनायत अली से है। 1857 की क्रांति, जिसे स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम प्रयास माना जाता है, इसका आगाज दानापुर में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खान और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। पीर अली खान ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पटना ओपियम एजेंसी के डेप्यूटी एजेंट डॉक्टर लायल की हत्या कर दी थी और इस जुर्म में उन्हें दोषी करार देते हुए पटना के उस वक्त के कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली को फांसी की सजा सुनाई थी। विलियम टेलर ने अपनी राइटिंग में पीर अली के साहस का जिक्र करते हुए लिखा है कि मरने से पहले पीर अली ने कहा था कि आप मुझे या मेरे जैसे लोगों को हर दिन फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हजारों मेरी जगह उठ खड़े होंगे और आपका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। 1857 की क्रांति की लपटें जब और तेज हुई तो उसके नेतृत्व की कमान संभाली 80 वर्षीय गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट कहे जाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह ने। ब्रिटिश फोर्स के लिए वीर कुंवर सिंह का सामना करना आसान नहीं था। आपको बताते चलें कि बिहार सरकार ने पीर अली के योगदान को सम्मानित करते हुए पटना एयरपोर्ट के पास स्थित एक सड़क का नाम पीर अली के नाम पर रखा है। वहीं पटना एयरपोर्ट, जिसका नाम बिहार के एक और महान सपूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखा गया है। अभी हाल ही में पटना में एक और सिविल एनक्लेव बनने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी है। ये नया सिविल एनक्लेव बनेगा पटना के बिहटा में। आइए जानते हैं फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े कुछ और फैक्ट्स को। 1912 में कांग्रेस के 27 सेशन को पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ये बिहार में होने वाला कांग्रेस का पहला सेशन था। इसके प्रेसिडेंट RN मुधौलकर और जनरल सेक्रेटरी सच्चिदानंद सिन्हा थे। वहीं इसके रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन मजहरूल हक थे। इस सेशन की सबसे खास बात यह थी कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किसी सेशन को अटेंड किया था और बांकीपुर आए थे। 1916 में जब लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को लॉन्च किया तो बिहार के बांकीपुर में भी इसका सेंटर बना, जिसका नेतृत्व किया मजहरूल हक ने। पटना में स्थित सदाकत आश्रम, जिसे बिहार विद्यापीठ के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1921 में मौलाना मजहरूल हक ने की थी। ये वही आश्रम है जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने रिटायरमेंट के बाद समय व्यतीत करने आए थे। आपको बता दें कि आश्रम को बनाने के लिए जो जमीन दान में दी गई थी वो मजहरूल हक के एक खास दोस्त खैरू मियां ने दी थी। स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर जब देश आगे बढ़ रहा था तो 1930 में लॉन्च किए गए सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, इसमें लैंडलॉक्ड स्टेट होने के बावजूद बिहार के पटना ने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई थी। टोकेनिस्टिक मेजर्स का सहारा लेते हुए पटना के मंगल टैंक में स्थित नखास पिंड में सॉल्ट लॉ को तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसका नेतृत्व अंबिका प्रसाद सिंह जी ने किया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद इसका मोर्चा संभाला राम वृक्ष बेनीपुरी ने और 23 अप्रैल 1930 को उन्हें सफलता प्राप्त हुई।
अगस्त क्रांति यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो महात्मा गांधी के आह्वान पर जब देश आज़ादी के संघर्ष के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहा था, तभी पटना में एक हृदय विदारक घटना हुई। 11 अगस्त 1942 का दिन था जब बिहार के 7 नवयुवक छात्र उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी पदा चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह अपने हाथों में तिरंगा लिए बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने पटना सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रोकने के उद्देश्य से पटना के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर WG आरकर ने देशभक्ति की भावना से भरे इन निहत्थे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। एक एक करके गोलियां इन छात्रों के सीने को छलनी करती गई। फिर भी जज्बा ऐसा कि इनके कदम रुके नहीं और एक दूसरे के सहयोग से इन्होंने तिरंगे झंडे को पटना सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग पर लहरा दिया। पर इस घटना के दौरान इन सभी छात्रों की मौत हो गई थी। इनकी शहादत को नमन करने के लिए शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया। ओल्ड पटना सेक्रेटेरिएट के कैंपस में इन सभी छात्रों की लाइफ साइज ब्रोंज स्टैचू की नींव 15 अगस्त 1947 को रखी गई। इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने किया था। पटना में स्थित गांधी मैदान की बात करें तो इसे पूर्व में पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनकी स्मृति में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। हालांकि अगर बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की माने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। इसके अलावा पटना में स्थित संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी है, जिसे 1973 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। वहीं इको पार्क, जिसे राजधानी वाटिका भी कहते हैं, इसका उद्घाटन 2011 में किया गया था। आपको बताते चलें कि बिहार में गंगा नदी का लॉन्गेस्ट स्ट्रेच यानी 99 किलोमीटर का लंबा विस्तार पटना जिला में ही देखने को मिलता है। गंगा के किनारे बसे होने की वजह से इस स्थान की खूबसूरती गंगा घाट से है, जिसे पटना का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। इसके साथ ही गंगा के तट पर स्थित सभ्यता द्वार यानी सिविलाइजेशन गेट भी है, जिसे 2018 में राजस्थान के रेड व्हाइट सैंडस्टोन से बनाया गया था। ये हमें पाटलिपुत्रा के एंशंट ग्लोरी और ट्रेडिशंस की याद दिलाता है। अगर राजधानी के पटना में हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में ब्रिटिशर्स के टाइम पर की गई थी। सर एडवर्ड चैमियर इसके पहले चीफ जस्टिस थे। वहीं पटना में स्थित महात्मा गांधी सेतु ब्रिज का निर्माण कार्य 1972 में शुरू किया गया था और 1982 में इसे पूरा किया गया। 2017 में इसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। इस ब्रिज का निर्माण गैमन इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया था और इसका इनॉग्रेशन 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। कला के क्षेत्र में भी पटना ने एक अपना मुकाम हासिल किया है। पटना कलम, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें एक खास प्रकार की शैली यानी कजली शाही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मुख्यतः कॉमन पीपल और उनके लाइफस्टाइल पर आधारित चित्रों को दिखाने के लिए किया जाता है। वहीं टिकुली पेंटिंग का संबंध भी पटना से है। अगर पटना में शिक्षा की बात करें तो चाणक्य की धरती कहे जाने वाले इस स्थान को बिहार का एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ कई प्रतिष्ठित संस्थान जैसे पटना यूनिवर्सिटी, BN कॉलेज, एम्स पटना, NIT पटना, पटना मेडिकल कॉलेज, मगध महिला कॉलेज इत्यादि हैं, जो बरसों से शिक्षा के केंद्र में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी हाल ही में पटना बेस्ड कोचिंग संस्थान सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार जी को कोरिया टूरिज्म फॉर 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पटना के इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, FMCG सेक्टर्स और सर्विस सेक्टर्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ कई रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनका फोकस एरिया लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रो प्रोसेसिंग है। फतुहा, बिहटा, MIP बिहटा और पाटलिपुत्रा पटना के जाने माने इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं। वहीं पटना में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस भी स्थित है। 2011 सेंसस से जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात करें तो पटना का पॉपुलेशन करीब 58.38 लाख है। इसकी डेंसिटी 1800 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी लिटरेसी रेट 70.68% है और सेक्स रेशियो पर 1000 मेल 897 है। पटना में हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट देखने को मिलता है जो 43.07% है।
एंशिएंट पाटलिपुत्रा अब मॉडर्न डेज डेवलप्ड पटना बनने की राह पर अग्रसर है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत पटना को भी शामिल किया गया है। फिर चाहे वो पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो या पटना मेडिकल कॉलेज का रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या फिर पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या फिर जेपी गंगा पथ प्रोजेक्ट हो, पटना के डेवलपमेंट की कोशिशें जारी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने पटना से जुड़े कई फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। BCW टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।